चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाहता है देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर उसके आंसर को भी समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन मेडिकल एथिक्स एंड डिस्कस इट्स गोल्स, एक्सप्लोर द स्कोप ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द हेल्थ केयर प्रोफेशन। यानी इस प्रोफेशन में इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं और इसका क्या रोल है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आंसर की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन मेडिकल एथिक्स की क्या है? मेडिकल एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसके वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स पर। मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर, इट एड्रेसेस द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट राइट। यानी जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो कौन हो सकते हैं? डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन। इन सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका ध्यान रखा जाता है, प्लस पेशेंट राइट्स का। एंड द डायनेमिक्स ऑफ पेशेंट प्रोवाइड रिलेशनशिप्स। गोल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, ठीक है। पेशेंट वेलफेयर क्या है? प्रायोरिटाइजिंग द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट्स, यानी पेशेंट की तबीयत और उसके सुधार होना चाहिए। ऑटोनॉमी यानी डिसीजन मेकर, रेस्पेक्टिंग पेशेंट राइट टू मेक इन्फॉर्म हेल्थ केयर डिसीजन। जो भी उसने राइट लिया है, डिसीजन लिया है, उसका आपको हमेशा रेस्पेक्ट करना है। जस्टिस, इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड ट्रीटमेंट। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं और ट्रीटमेंट है वो आपने फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाइज नहीं है आप। बेनिफिशियंस क्या होगा? प्रमोटिंग एक्शंस दैट बेनिफिट पेशेंट्स एंड एलिवेटिव सफरिंग। नॉन मेलिफिशंस, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट थ्रू दी केयरफुल रिस्क असेसमेंट। यानी कोई भी आपने जो भी इवोल्यूशन किया है, यानी आपने पेशेंट के बारे में जो भी जानकारी हासिल की है वो बिल्कुल क्लियर है और बेस्ड है किस पर? मेडिकल एथिक्स पर, ठीक है। स्कोप ऑफ मेडिकल एथिक्स क्या हो सकता है? नंबर 1 क्लिनिकल एथिक्स है, इसमें एथिकल डिलेमिस इन पेशेंट केयर लाइक इन्फॉर्म कंसेंट एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। जो भी वो अपने आपने इन्फॉर्म कर दिया है, अब जो भी डिसीजन है वो अपने आप से लेगा, ये दिस इज ऑटोनॉमी एंड कंसेंट। रिसर्च एथिक्स क्या है? एथिकल इश्यूज इन मेडिकल रिसर्च लाइक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ट्रीटमेंट ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस। पब्लिक हेल्थ एथिक्स हो सकते हैं, एथिकल कंसिडरेशन इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस लाइक वैक्सीनेशन, हेल्थ डिस्पैरिटीज, ये सभी डिपेंड करता है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो सकते हैं? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप हॉनेस्ट होने चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए। ग्लोबल हेल्थ एथिक्स क्या हो सकते हैं? हेल्थ एथिकल इश्यूज इन ग्लोबल हेल्थ एंड हेल्थ केयर एक्सेस। सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड हेल्थ केयर, ये क्या हो सकता है देखते हैं। नंबर 1 गाइडेंस फॉर प्रैक्टिस, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेविगेट एथिकल डायलेमिस इन केयर। यानी जो भी प्रैक्टिस डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेस कर रहे हैं वो बेस्ड है मेडिकल एथिक्स पर। ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए पेशेंट का आपके ऊपर और आपको पेशेंट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और ये गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए विद देयर होम और मदर टंग। लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, हेल्प प्रोटेक्ट प्रोफेशनल फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज, आपके ऊपर कोई भी लीगल लाइबिलिटीज ना हो और आप प्रोटेक्ट करते हैं उसको। क्वालिटी ऑफ केयर होना चाहिए या फिर क्वालिटी एंड केयर होना चाहिए, प्रमोट कीजिए हाई क्वालिटी और पेशेंट सेंटर्ड केयर को। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, इनकवरेज ऑनगोइंग एथिकल एजुकेशन एंड रिफ्लेक्शन अमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यानी आपको इंकरेज करना चाहिए एथिकल एजुकेशन को, बाकी और भी प्रोफेशनल्स को, कि वो अपने प्रैक्टिस में प्रोफेशनल रहें, पेशेंट्स के साथ ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश ना करें। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं और यहां पर ये वर्कबुक खत्म करते हैं इस कंक्लूजन के साथ।
Medical ethics is crucial in guiding healthcare practice, ensuring respect for patient rights, and promoting high standard of care, ultimately influencing decision making interaction in the healthcare profession. यानी किस तरीके से आप मरीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मरीज की केयर कर सकते हैं और उसके डिसीजंस को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मरीज को आपका रेस्पेक्ट कैसा करना चाहिए, क्या डिसीजंस होने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस है। all these things are in the medical ethics and मेडिकल एथिक्स। और इसका असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, वर्कबुक, तीनों चीजों में ये सब्जेक्ट है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने असाइनमेंट में भी देखी और वो प्रैक्टिकल्स में भी थी और वो वर्कबुक में भी थी, वो सिमिलर थी। तो जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर टॉपिक्स होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा अच्छे से देखना है जिससे कि एग्जाम लिखने में और अपनी प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिले। तो इस वर्कबुक को यहीं खत्म करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय।